इधर आज हम 9वें नंबर का सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। पार्थिव और प्रिया जिनके लाभानी का अनुपात नहीं दिया, मतलब 1:1 रहेगा। एक एक करके समायोजन देखें तो पूंजी पर 8% और आहरण पर 12% ब्याज कैलकुलेट करना है। तो पूंजी पर ये रही इनकी पूंजी 24,000 है और प्रिया की 16,000 है। आप कैलकुलेटर लेके ही बैठना। 24,000 का 8% निकालना है और 16,000 का भी 8% निकालना है। 24 8 192 मतलब 1920 रुपये ब्याज आएगा पार्थिव का। आप कैलकुलेटर चला के निकालना। 16,000 का 8% आएगा, 16 8 128 1280 रुपये। इस प्रकार देखो मैंने यहाँ एंट्री करी है पार्थिव की पूंजी और प्रिया की पूंजी। ये देखो 24,000 और 16,000। कितना परसेंट ब्याज कैलकुलेट करा? 8%। 24,000 का 8% ये रहा, 16,000 का 8% ये रहा। ये साझेदार के पूंजी खाते में जमा पक्ष में आया है, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी? लाभानी वितरण खाते के उधार में। ये रहा लाभानी वितरण खाते के उधार में पार्थिव का पूंजी ब्याज 1920 और प्रिया का पूंजी ब्याज 1280 3200 रुपये आए हैं। अब इसी के अंदर आहरण पर ब्याज की गणना कर रहे हैं। आहरण के ब्याज की एंट्री कहाँ होगी? पूंजी खाते के उधार में और लाभानी वितरण खाते के जमा में। देखो 264 और 192 आया है। कैसे आया है पहले समायोजन पढ़ते हैं। पार्थिव ने प्रति मास के अंत में, प्रति मास के अंत में बोलते हैं तो तुमको मैंने पहले बताया कि 66/12 कैलकुलेशन में जोड़ने का है। तो पहले पार्थिव का आहरण देखते हैं। पार्थिव का आहरण है 4800। देखो यहाँ मैं लिख करके कैलकुलेशन करता हूँ। ये 4800 रुपये है। इसमें आपको कितने परसेंट ब्याज गिनना है? 12%। तो 12/100। कैलकुलेशन में कितना जोड़ने का बोला था? 66/12। अब आप कैलकुलेटर चला देना। 264 रुपये आहरण का ब्याज आएगा। किसका? पार्थिव का। उसी प्रकार प्रिया का आहरण ब्याज निकालना है तो प्रिया का आहरण 3200 रुपये है और उसके लिए क्या बोला है? इधर देखो। प्रिया ने प्रति मास प्रिया ने 1 10 16 मतलब 6 महीने पहले आहरण किया। तो प्रिया का 6 महीने का 12%। तो प्रिया का आहरण कितना है? 3200। देखो इधर 3200 गुणित 6 महीने का, इसलिए 6/12 और 12% है इसलिए 12/100। कैलकुलेटर चलाओगे तो 192 रुपीज़ आएगा। ये पार्थिव का, ये प्रिया का। इधर देखो आहरण का ब्याज लाभानी वितरण खाते के जमा में आ गया 264 और 192 और पूंजी खाते के उधार में आ गया 264 और 192। चलो इस प्रकार पहला समायोजन मैंने पूर्ण किया। दूसरा वाला देखो 10,000 रुपये की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है और यह समायोजन यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ दूसरा समायोजन शुरू हो जाएगा। तो भाई उधार बिक्री का संबंध तो देनदारों से होता है। तो 10,000 की उधार बिक्री, तो चलो व्यापार खाते में बिक्री में जोड़ दो। व्यापार खाता ये रहा। ये देखो बिक्री आपकी 2 लाख रुपए है, उसमें नहीं लिखी बिक्री कितनी जोड़ देंगे? 10,000। तो 2,10,000 हो गया। ये 10,000 कहाँ जुड़ेगा? आर्थिक चिट्ठे में देनदारों के साथ। लेना मतलब देनदार। 48,000 के देनदार थे, नहीं लिखी बिक्री 10,000 जुड़ गई। अब कितने के हो गए? 58,000 रुपए के। ये मैंने 10,000 की 2 एंट्री बताई आपको। क्या क्या? एक तो बिक्री में जोड़ दिया और दूसरा देनदारों में भी जोड़ दिया। इधर देखो बिक्री बही का योग, जब भी बही का योग या खातों का उधार जमा बाकी तो उसकी एक ही असर होती, कच्ची तलपट पे असर नहीं करने वाली भूलें हैं। तो 2,000 रुपये ज़्यादा गिना है तो 2,000 रुपये कम कर दो। ये देखो बिक्री बही के अंदर से ये भूल से गलत लिखा योग, 2,000 रुपये कम कर दिया। इसकी एक ही इफेक्ट होगी, इसकी दूसरी कहीं इफेक्ट नहीं होगी। 2,000 रुपये की 2 असर नहीं होगी इसकी, क्योंकि बही का योग है। खातों का योग या बही का योग हो तो उसकी एक ही असर होती है। देखो तीसरा समायोजन देखो। 2,000 का अतिरिक्त डूबत ऋण और 5% डूबत ऋण अनामत। तो देखो ये देनदारों पे रखते हैं अपन। देनदार तुम्हारे पास, देनदार मतलब लेना, लेना मतलब देनदार और देना मतलब लेनदार। ये कितने के देनदार थे? 48,000। इस पे कितना डूबत ऋण लगाना है तुम्हारे को? 2,000। देखो ये देनदार आर्थिक चिट्ठी के अंदर मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं। 48,000 में पहले 10,000 जोड़ा था, 58,000। डूबत ऋण कितना निकाल दिया? 2,000 घट गया। अब कितने गिरेगा? 56,000। अब डूबत ऋण
अनामत कितने परसेंट रखने का बोल रहे हैं? 5%। 28 का 56 दूनी 28, मतलब 5%। 2800 डूबत ऋण अनामत और 2000 रुपया डूबत ऋण। ये दोनों कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। ये रहा, कच्ची तलपट में डूबत ऋण नहीं है, कच्ची तलपट में डूबत ऋण अनामत भी नहीं है, दोनों समायोजन वाले हैं, 2000 और 2800। तो 4800 रुपये हमारी डूबत ऋण अनामत हो गई। अब यहाँ पे देखो 4000 का फिटिंग्स बेकार हो गया, मतलब फिटिंग्स मतलब फर्नीचर। फर्नीचर देख लो कितने रुपए के दे करके रखे हुए हैं। फर्नीचर तुम्हारे को यहाँ पर ढूंढना पड़ेंगे। ये रहे फर्नीचर 10,000, इसमें से कितने के खराब हो गए? 4000 के। इधर देखो यहाँ पे फर्नीचर 10,000, 10,000 में कितने के खराब हो गए? 4000 के। तो कितने बच गए? 6000 के। ये 4000 का नुकसान है, कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। ये रहा फिटिंग से नुकसान 4000 रुपये। इसके बाद अगला समायोजन देखो। अगला समायोजन, एक ग्राहक को संपूर्ण माल नहीं देने के कारण कोर्ट ने 4000 का दावा हमारे को ठोक दिया, तो 4000 का नुकसान हो गया। तो लाभानी खाते के अंदर लिखेंगे करार भंग दावा 4000, और दूसरा हमारा दायित्व है। तो देखो करार भंग दावे से नुकसान 4000 रुपये। ये मैंने ये समायोजन, ये दोनों नुकसान थे। अदत्त मजदूरी मतलब चुकाना बाकी मजदूरी 2000 मजदूरी खाते लिखे हैं, मतलब मजदूरी के अंदर तो एंट्री होगी, परंतु सकल तलपट का शब्द आया, बिक्री का योग आया, या फिर ऐसी कोई एक ही असर होती है। तो अदत्त मजदूरी मतलब चुकाना बाकी मजदूरी, चुकाना बाकी मजदूरी है। सीधे सीधे आर्थिक चिट्ठे के अंदर देखो अदत्त मजदूरी 2000, इसकी एक ही असर होगी, दो असर नहीं होगी। अब बाकी बची कुछ एंट्रियां देखो, इधर देखो, यहाँ पे कोई गुप्त समायोजन नहीं दे करके रखा हुआ है। ये एक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, खरीदी की शुद्ध लागत मतलब व्यवस्थित खरीदी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, व्यवस्थित खरीदी। व्यवस्थित खरीदी का मतलब प्रारंभिक स्टॉक धन खरीदी के खर्चे, खरीदी और खरीदी के खर्चे, ऋण अंतिम स्टॉक। मतलब प्रारंभिक स्टॉक में खरीदी जोड़ दी और अंतिम स्टॉक घटा दिया, तो उसको व्यवस्थित खरीदी या शुद्ध लागत बोलते हैं। तो ये तीन चीजें अब आपको व्यापार खाते में नहीं मिलेगी। इन तीन चीजों की जगह क्या मिलेगा? केवल खरीदी की शुद्ध लागत। चलो देखते हैं, ये रहा व्यापार खाते के अंदर उधार में खरीदी की शुद्ध लागत 1,06,000। इसके बाद इधर देखो, ये अंतिम स्टॉक समायोजन में नहीं है, कच्ची तलपट में है, एक ही असर होगी इसकी, अंतिम स्टॉक। कहाँ लिखेंगे? अंतिम स्टॉक आर्थिक चिट्ठे के अंदर। ये रहा अंतिम स्टॉक 28,000 रुपये। उसके बाद लेना मतलब देनदार, मैंने आपको समझा दिया। मजदूरी और वेतन कहाँ आएगा? 10,000 रुपये। ये देखो व्यापार खाते के अंदर 10,000 रुपये आ गया। उसके बाद व्यापार खर्चा कितना है? 16,000। कहाँ आएगा? लाभ हानि खाते के अंदर आएगा। ये देखो 16,000 रुपये। अब इधर देखो मकान हो गया 50,000। फिटिंग्स, ये दोनों कहाँ आएगी? आर्थिक चिट्ठे में। ये रहा मकान, ये रहा फर्नीचर, फिटिंग वाला नुकसान भी निकाल दिया। ऑफिस के साधन कितने के हैं? 10,000, 4,000 के। ये देखो ऑफिस के साधन 10,000, 4,000 के बता दिए। पैकिंग स्टॉक 4,000 का और रोकड़ 2,000 की। देखो आर्थिक चिट्ठे में ये 4,000 और ये 2,000। इधर देखो पार्थिव की ये दोनों लिख दिया। बिक्री हमारी 2 लाख रुपए लिखी दी है। कहाँ लिखी है? बिक्री हमने व्यापार खाते के उधार में लिखी है। ये रही बिक्री व्यापार खाते के उधार में। उसके बाद इधर आओ, देना कितना है? 30,000। 30,000 रुपये कहाँ लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठे में। देना का मतलब क्या होता है? लेनदार। 30,000 रुपये। अब इधर देखो नमूने के रूप में माल बांटा, किसी भी टाइप से माल जाए तो उसको खरीदी में घटाने का, लेकिन यहाँ खरीदी की शुद्ध लागत दे के रखी, या तो यहाँ से घटा दो या तो यहाँ जमा में लिख दो। नमूने के रूप में बांटा माल 2,000 रुपये। ठीक है, समायोजन में नहीं है, समायोजन में होता तो उसकी एक एंट्री लाभानी में भी करते। इधर देखो ओवरड्राफ्ट कितना है? 14,000। इसको कहाँ लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठे में, दायित्व में, BOD। इसको मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना? 14,000। इस प्रकार ये पूरा का पूरा समायोजन और सवाल समझा है। अभी आपको इसका टोटल करने का है। इधर देखो सबसे पहले अपन ने व्यापार खाते के जमा पक्ष का टोटल करा, 2,10,000 आया। उधार में से दोनों आंकड़े घटाए तो 94,000। ये क्या आया? सकल लाभ। इस सकल लाभ को कहाँ लेकर के गए? लाभ हानि खाते में। 94,000। आवक कोई नहीं थी, 16,000, 4814, 4,000, 4,000 घटा दिया तो शुद्ध लाभ आ गया। ये शुद्ध लाभ कहाँ लेकर जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते में। 62,400 के अंदर ये आहरण का ब्याज जोड़ा, 65,656 में 3200 घटाए, 62,456। ये दोनों को समान अनुपात में बांटा, 1-1। इसको कहाँ लेके जाएंगे? पूंजी खाते के जमा में।
31,228, 31,228। पार्थिव के जमा पक्ष का 57,148 था, 48,264 घटाया 52,084। इधर देखो 48,500 में से 3200 और 192 घटाया 45,116। ये क्या है, शेष आगे ले गए। आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे ये दोनों इस तरफ, फिर ये सारी एंट्रियां टोटल करेंगे 1,47,200। फिर इस तरफ भी इन सब आंकड़ों का टोटल करेंगे 1,47,200। हेंस प्रूफ।